ओवरव्यू देखते हैं कि सेल इन अ ऑनियन पील। अगर हम ऑनियन को पील करते हैं, मतलब कि हम प्याज को छीलते हैं, या ह्यूमन चिक्स सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आप, ये एक प्रैक्टिकल भी होता है, क्लास 11th में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है कि जो हमारा प्याज होता है ना, उसके अंदर का स्किन निकल के आती है, एक बहुत ही पतली सी लेयर निकल के आती है, जिसे हम ऑनियन पील बोलते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके माउथ में ना डेड सेल्स हो जाती हैं, मतलब आप जब उस टंग से अपने इनर चेक को रब करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ना कि कहीं हल्की सी सेल्स निकलती हैं, वो डेड सेल होती हैं। तो अगर हम उनको निकाल कर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस रिकलेक्ट दियर स्ट्रक्चर, तब हम क्या करते हैं, हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। द ऑनियन सेल विच इज द टिपिकल प्लांट सेल, जो ऑनियन सेल है वो टिपिकल प्लांट सेल है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। अब ये क्या होती है, देखिए प्लांट सेल है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। एज अ आउटर बाउंड्री, मतलब आउटर बाउंड्री क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाएगी। जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, वो कहाँ पर पाई जा रही है, जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर पर क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। किसमें, ऑनियन में। और ऑनियन क्या है, टिपिकल प्लांट सेल है। प्लांट सेल होने के चक्कर से ही ऑनियन में सेल वॉल पाई जा रही है। हमारी ये बात किसने बोली है, स्वान साहब ने इस बात को बोला था कि जितनी भी प्लांट सेल हैं उनका यूनिक कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल का पाया जाना। सेल वॉल क्या है, आउटर बाउंड्री होती है, जो जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जस्ट आउटर में पाई जाती है। सेल ऑफ द ह्यूमन चिक, अब हम एनिमल सेल को देख रहे हैं। हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब जब हम किसी ह्यूमन सेल को देखते हैं तो उसके आउटर में कोई भी लिमिट नहीं होती है। मतलब जैसे कि प्लांट सेल के आउटर में सेल वॉल पाई जा रही है, ऐसी कोई लिमिट नहीं पाई जाती है एनिमल सेल के आउटर में। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दोनों ही सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। विच इन टर्न, मतलब क्रोमोसोम के जो टर्न होते हैं वो क्या रखते हैं, जेनेटिक मटेरियल रखते हैं एज अ डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए की रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी जो हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की गई है, ये दोनों यूकैरियोटिक हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए पाया जाता है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसी सेल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है जिनके पास, उनको क्या बोलते हैं, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। वेयर एज सेल दैट लेक अ मेम्ब्रेन, मतलब जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, दे आर होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस बताया गया है, जिनमें सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। जबकि जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल a semi-fluid matrix called cytoplasm occupied the volume of cell.
मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल के पूरे वॉल्यूम को कवर करता है। द साइटोप्लाज्म इज मेन arena of cellular activities in both plant and animal cell। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है यही एक मेन एरिया है जिसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। इन बोथ various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state। हम जानते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए सेल है ना, सेल अगर प्लांट सेल है तो आउटर में क्या पाया जाएगा, आउटर में पाया जाता है सेल वॉल, उसके बाद पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो सेल के अंदर का एरिया होता है, उस जो वॉल्यूम होता है उसे कौन ऑक्यूपाई करता है, उसे ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो क्या कवर करता है, पूरी सेल वॉल्यूम को कवर करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। और साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहां पर सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, फिर वो चाहे बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। वेरियस एक्टिविटेशन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शन। जो ये अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन, इनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, कहाँ पर होती हैं, पहली बात जितना भी एक्टिविटीज होती है वो कहाँ पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पाई जाएंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रखती हैं सेल इन द लिविंग स्टेट। जब भी किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तब तक हम उस सेल को लिविंग बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग का क्या है, ये लिविंग बीइंग का यूनिक कैरेक्टर है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का होना क्या होता है, लिविंग बीइंग का यूनिक कैरेक्टर होता है। इस बात को आप अपने फर्स्ट 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग बीइंग में आप ये पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो लिविंग बीइंग का यूनिक कैरेक्टर होती हैं। Inside the nucleus, the eukaryotic cell, अब हम क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियस को छोड़कर यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स, जिनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के साथ साथ अदर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो उनको क्या बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये किसमें पाए जा रहे हैं, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। एक एक करके इस चैप्टर में हम इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमको क्या पता चला, यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस का पाया जाना किसका कैरेक्टर है, यूकैरियोटिक सेल का होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिन जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अब आप यहाँ से ये
दिमाग में मत बना लीजिएगा कि यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही पाए जाते हैं। नहीं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेनस दोनों प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। ये बात याद रखने वाली है। प्रोकैरियोट The prokaryotic cell lacks such membrane bounded organelles. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी लैक करता है, मतलब लैक मतलब नहीं पाया जाना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। फाउंड इन ऑल टाइप सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो राइबोसोम जो है उसके अराउंड में है तो वो दोनों टाइप की सेल्स में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। तो जो बात मैं पहले कह रही थी उसका कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के साथ साथ नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। बट प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का क्या होता है? लैक होता है। तो ये बात जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। Within the cell, ribosome are found. Within the cell, ribosome are found not only the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plant and mitochondria of the rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। नॉन मेम्ब्रेनस है, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म को छोड़ करके वो दो ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, जिनका क्या नाम है? नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल है, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम को छोड़ करके अदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जैसे कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कौन कौन सा हो गया? राइबोसोम तो पाया ही जाता है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम जो क्या होता है? जो एक विच इन सेल डिवीजन, जो किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सेल जो होती हैं उनमें किस तरीके से डिफर करती हैं? साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से और एक्टिविटीज़ के हिसाब से। मतलब सेल जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की साइज में पाई जाती हैं, उनका जो आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उनका जो शेप होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है, और उनकी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब वो जो फंक्शन करती हैं वो भी अलग अलग तरीके का होता है। मतलब सभी सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार से की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल Microplasma, the smallest cell
जो माइक्रोप्लाज्मा होती है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है, आर ओनली 0.3 म्यू एम इन लेंथ। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। ये बात याद रखने वाली बात है कि स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा को, जिसका साइज कितना होता है 0.3 म्यू एम इन लेंथ। लेंथ में कितना होता है 0.3 म्यू एम। वहीं हम जब बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया सेल कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया सेल जो होती है वो कितनी की होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कहते हैं। अभी तक जितनी भी सेल्स हैं उनमें सबसे लार्ज सेल कौन सी पाई जाती है, ऑस्ट्रिच एग। among multicellular organism, human red blood cell about 7.0 म्यू एम इन डायमीटर। माइक्रो है उसका डायमीटर कितना होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। नर्व सेल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। शेप में भी अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन irregular in shape. Shape of the cell may vary within the function of the perform. तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में हमको जो है बताया गया है कि सेल जो होती हैं वो डिफर होती है, मतलब सेल के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उन साइज के आधार पर, शेप के आधार पर और एक्टिविटीज़ के आधार पर सेल डिफर करती हैं, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ कितनी है 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। वहीं हम जब बैक्टीरिया को देखते हैं, तो बैक्टीरिया सेल कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया सेल का लेंथ कितना है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लास्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमारे पास कौन होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना होता है 7.0। नर्व सेल, जो नर्व सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गेस्ट होती है। देखिए लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबी, सबसे लंबी कौन होती है, नर्व सेल। लेकिन लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी सेल कौन होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और वो भी कौन सा, सिंगल सेल की बात की गई है। सिंगल सेल कौन सी होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। अब सेल की शेप भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इनरेगुलर शेप की भी सेल्स पाई जाती हैं। अब शेप बदला क्यों है, तो शेप बदलता है, वो किस वजह से बदलता है, द शेप ऑफ सेल में वेरी फ्रॉम फंक्शन दे परफॉर्म। जो कार्य सेल करती है उसके आधार पर सेल का जो शेप है वो बदलता रहता है। सेल का शेप बदल जाता है, मतलब जिस तरीके का फंक्शन वो कर रही है उसके बेस पर ही सेल का शेप
डिपेंड करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेल का शेप किस बात पर डिपेंड करता है, सेल का शेप जो होता है वो डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ द सेल। सेल जो फंक्शन परफॉर्म करे उसके आधार पर ही सेल का शेप बदल जाता है। अब हमारे पास कुछ डायग्राम्स दिए हैं हमारी एनसीईआरटी ने, जैसे कि आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा है, राउंड एंड, आरबीसी कैसी होती है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। वाइट ब्लड सेल ये कैसी होती है, एमीबॉइड शेप होती है, इनका शेप जो होता है अमीबा लाइक होता है। कॉल्यूमनर इपिथेलियल सेल ये कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो शेप की होती है। वहीं जब हम देखते हैं नर्व सेल जो होती है, जो हमारी नर्व सेल है वो कैसी है, ब्रांच एंड लॉन्ग है। ब्रांच देख रहे हैं आप, इसमें बहुत सारी देखिए ये ब्रांच पाई जा रही है, देखिए ऐसे, ये नहीं ऐसे ब्रांच, तो आप में ये ब्रांचेस पाई जा रही हैं, तो ये कैसी हो गई, ब्रांच्ड और लॉन्ग हो गई, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल कैसी होती हैं, लॉन्गेस्ट होती हैं। अब जो ट्रैकीड्स होता है ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है। और जो हमारी मीजोफिल सेल्स होती हैं वो राउंड एंड ओवल शेप की पाई जाती हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप की ऑफ सेल शेप को देखते हैं। अब हमने अपना सेल थ्योरी सेल कैसे कैसे डिफर करती हैं मैंने उसे भी आपको बताया है यहाँ पर कि सेल किस तरीके से डिफर करती हैं, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और फंक्शन के आधार पर सेल अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंटिन्यू करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी पाई जाती हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।